गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आई होप आप सभी को मेरी आवाज़ जो है एकदम क्रिस्टल क्लियर आ रही होगी, वीडियो भी एकदम परफेक्टली दिखाई दे रहा होगा। दोनों चीज़ें परफेक्ट हैं तो एक बार वाई टाइप करके दीजिए। Good evening to all of you. I think everything is clear. Please give me a Y. चलिए हम शुरू करेंगे। उम्मीद करता हूँ कल जो हमने किया था वो आप सभी को एकदम क्रिस्टल क्लियर होगा। हमने बेसिकली सीखा था स्टेट वर्ब्स हम किसको कहते हैं, हमने सीखा था क्या क्या चीज़ें जो है होती हैं। चलिए उम्मीद करता हूँ आप IBPS PO का भी शायद बहुत सारे एग्जामिनेशन दे रहे होंगे, पढ़ते रहिएगा। एग्जामिनेशन जो है वो आ चुका है। बाकी देखिए SBI में अच्छा खासा समय है, तो प्रिपरेशन ना अगर जिस हिसाब से क्लास चल रहा है उसी लहजे में चलेंगे, उसी पैटर्न पर करेंगे तो आपको फ़ायदा होगा। मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि अभी आपने देखा होगा सबसे पहले जब मैंने इसका क्लास लगाया तो सबसे पहले आपको इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चन हेलो, आई थिंक अभी आ रही होगी सभी को। चलिए आई थिंक आ रही है अभी सभी को, एक बार वाइट टाइप कर दीजिए। चलिए देखिए मैं आपको क्या बता रहा था, दोबारा बता देता हूँ। जो मैंने आपका सिलेबस डिज़ाइन किया है वो सिलेबस ऐसे नहीं डिज़ाइन किया कि मुझे सिर्फ ग्रामर पढ़ाना है या मुझे सिर्फ वोकैब पढ़ानी है या मुझे सिर्फ रीडिंग पढ़ानी है। नहीं, आपको याद होगा सबसे पहले हमने क्या किया, फर्स्ट डे हमने इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चंस किए क्योंकि वो हमारी रीडिंग की अंडरस्टैंडिंग के लिए ज़रूरी थे। उसी के साथ हमने टेंस को स्टार्ट किया। अब जब ये टेंस चैप्टर खत्म हो जाएगा तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने अगला ग्रामर का चैप्टर कराऊंगा आपको, नहीं। टेंस खत्म होने के बाद मैं आपको करवाऊंगा फिलर्स करवाऊंगा और कुछ पैटर्न बेस्ड क्वेश्चंस करवाऊंगा जिनको सॉल्व करने के लिए आपको टेंस की नॉलेज की जरूरत पड़ेगी और वोकैब की नॉलेज की जरूरत पड़ेगी। 3 सेशंस हम वो लगाएंगे जो आपके एग्जाम के पैटर्न में पूछे जाते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट ग्रामर के चैप्टर पर आएंगे, उसको कंप्लीट करेंगे, फिर नेक्स्ट पैटर्न इंट्रोड्यूस करेंगे। कहने का मतलब है कि हमारा जो सिलेबस है ना, हम प्रायोरिटी पर अपने सिलेबस को रखेंगे कि हमारा सिलेबस हमसे क्या मांग रहा है और हमारे एग्जामिनेशन में किस पैटर्न के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो हर वो चीज सीख रहे हैं ना, ये बात बिल्कुल सही है कि हमारा मेन उद्देश्य नॉलेज बढ़ाना है या नॉलेज बढ़ाना है, लेकिन उस नॉलेज को अप्लाई करना भी हमारा एक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। तो जब तक हमें ये नहीं पता होगा कि जो नॉलेज हम गेन कर रहे हैं वो हमें एग्जामिनेशन में कैसे दिखाई देगी, तब तक हमारा काम नहीं बनेगा। तो एक तो आपने रट्टू तोता बनना छोड़ना है, आपने सीखने वाला पैटर्न लेकर चलना है। दिमाग में जो चीजें समझाई जा रही हैं वो आपने समझनी है और फिर जो है धीरे धीरे आगे बढ़ना है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। कल मुझे एक बार रिफ्रेश करो, कल के क्लास में मैंने आपको क्या क्या पढ़ाया। एवरीबडी मुझे एक बार रिफ्रेश करिए, बताइए कल के क्लास में मैंने आपको क्या क्या पढ़ाया। स्टेट वर्ब्स, उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट में क्या डिफरेंस होता है, बताइए जरा। प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट में क्या डिफरेंस होता है? प्रेजेंट परफेक्ट में काम का लेना देना प्रेजेंट के साथ होता है और पास्ट इंडेफिनिट में हम क्या करते हैं,
पास्ट इंडेफिनिट में हम पास्ट का टाइम जो है वो लगाते हैं। बहुत बढ़िया, चलिए आगे बढ़ रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, हेनरी प्ले with his चलिए इस क्वेश्चन को देखिए जरा एक बार। कल की क्लास जरूर लगाना अगर आपने क्लास मिस कर दिया तो, ठीक है, बहुत टेक्निकल बढ़िया क्वेश्चंस करवाए थे मैंने। जरा इसको देखिए एक बार और मुझे बताइए कि यहां पर अगर हमें कोई आंसर लगाना पड़े तो हम कौन सा आंसर चूज करेंगे, ठीक है। हेनरी डैश विद हिज ब्रदर ऑल द टाइम व्हेन ही वाज अ किड। हेनरी डैश विद हिज ब्रदर ऑल द टाइम व्हेन ही वाज अ किड। क्या हम लगाएं यहां पर, क्या अप्रोप्रिएट आंसर होना चाहिए? सोचकर बताइएगा कि क्या अप्रोप्रिएट आंसर अगर आप देंगे, अगर आपके एग्जामिनेशन में यह सवाल पूछा जाता है तो। अब देखिए इस क्वेश्चन में बहुत सारे बच्चे अलग अलग मत देंगे। कुछ बच्चे देंगे यहां पर आंसर यूज्ड टू प्ले आना चाहिए, कुछ बच्चे आंसर देंगे यहां पर वुड प्ले आना चाहिए, कुछ बच्चे आंसर देंगे यहां पर प्लेड आना चाहिए, ठीक है। यहां पर क्या आना चाहिए? प्लेड। कुछ बच्चे ये भी कह रहे हैं कि यहां पर बोथ 1 and 2 आना चाहिए। अब देखो ये आप क्यों नहीं सॉल्व कर पा रहे, इसलिए नहीं सॉल्व कर पा रहे, ऐसा नहीं आपने लाइफ में कभी टेंस पढ़ा नहीं है, आपने टेंस पढ़ा है, लेकिन आपने सही मायनों में इसको जाना नहीं है कि जो आप एग्जाम देने जा रहे हैं ना उसमें टेंस को किस पर्सपेक्टिव से पूछा जाता है। आपने टेंस या तो किसी किताब से पढ़ा है या फिर किसी रूल बेस्ड नॉलेज से पढ़ा है, जहां पर आपने 12 के 12 शायद फॉर्मूले भी याद कर लिए हैं, उनके जुड़े क्वेश्चंस भी देख लिए हैं, लेकिन आपने कभी बैंकिंग एग्जाम का पर्सपेक्टिव नहीं जाना टेंस के लिए। इसका राइट आंसर मैं आपको बता देता हूं। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑल 1, 2 and 3 जो है इसके राइट आंसर्स हैं। इसी कॉन्सेप्ट को हम समझने की कोशिश करेंगे, एग्जामिनेशन में बहुत पूछा जाता है। देखो क्या होता है, अगर मैं कहता हूं ही यूज्ड टू ट्रैवल बाय मेट्रो, ही यूज्ड टू ट्रैवल बाय मेट्रो। आपको पता होना चाहिए कि जो यूज्ड टू मॉडल होता है इसका इस्तेमाल हम करते हैं ऐसे कामों को बताने के लिए जो हम पास्ट में आदत अनुसार किया करते थे, जो हमारी पास्ट की हैबिट्स होती थी। पास्ट की हैबिट का मतलब क्या है? पास्ट की हैबिट का मतलब ये है कि अगर ये मेरा प्रेजेंट टाइम है और ये मेरा पास्ट टाइम है, तो पास्ट हैबिट का मतलब है कि ऐसा काम जो हम पास्ट में बार बार किया करते थे, ऐसा काम जो हम पास्ट में बार बार किया करते थे उसे हम पास्ट हैबिट कहते हैं। एक बार नहीं, बार बार किया करते थे। तो जब हम कहते हैं ही यूज्ड टू ट्रैवल बाय मेट्रो, तो इसका मतलब है अभी नहीं, पास्ट में वो मेट्रो से ट्रैवल किया करता था, उसकी शायद ये हैबिट थी, हर बार जो है वो मेट्रो से ही ट्रैवल किया करता होगा।
अब देखिए मैं दूसरा सेंटेंस लिखता हूं, ही वुड ट्रेवल बाय मेट्रो, ही वुड ट्रेवल बाय मेट्रो। अब अगर आप गौर से देख रहे हैं तो यहां पर आप देखेंगे, यहां पर भी मैंने वुड लगा रखा है, यहां पर भी वुड क्या है, एक मॉडल है, वुड भी एक मॉडल होता है। आपको यह समझने की जरूरत है कि जो मीनिंग पहला सेंटेंस दे रहा है कि वह मेट्रो से ट्रैवल किया करता था, वही एग्जैक्ट सेम मीनिंग ये दूसरा सेंटेंस भी दे रहा है। आपको यह समझना है कि वुड का इस्तेमाल भी हम पास्ट की हैबिट बताने के लिए करते हैं, वुड का इस्तेमाल भी हम पास्ट की हैबिट बताने के लिए करते हैं। तो अगर हम कह रहे हैं ही वुड ट्रेवल बाय मेट्रो, तो हम क्या कहेंगे, हम ये कहेंगे कि जो वुड है वो भी पास्ट की हैबिट बता रहा है, और इसका मतलब है ये काम भी जो है पास्ट में बार बार हुआ करता था, ये काम भी पास्ट में बार बार हुआ करता था, एक बार नहीं बार बार हुआ करता था। क्लियर है? तीसरा सेंटेंस लिखते हैं। तीसरा सेंटेंस अगर मैं लिखूं, मैं कहता हूं ही ट्रैवल्ड बाय मेट्रो, ही ट्रैवल्ड बाय मेट्रो। अगर आप गौर से देखेंगे तो आपको यह पता चल जाएगा कि ही के बाद अगर ईडी फॉर्म लगा होता है तो वो वर्ब का सेकंड फॉर्म है, और वर्ब का सेकंड फॉर्म क्या होता है, पास्ट इंडेफिनिट होता है। क्या होता है? पास्ट इंडेफिनिट होता है। तो अब आप मुझसे पूछेंगे ये जो तीसरा सेंटेंस है जो मैंने पास्ट इंडेफिनिट में लिखा है, इसका क्या मीनिंग है? तो याद रखें, जब हम किसी सेंटेंस को पास्ट इंडेफिनिट में लिखते हैं तो उसके दो मीनिंग हो सकते हैं। पहला मीनिंग कि ये जो काम है ये एक बार हुआ हो, वन टाइम हुआ हो, मतलब कि वह मेट्रो से ट्रेवल करता था या उसने मेट्रो से ट्रेवल किया। एक इसका मीनिंग ये हो सकता है कि उसने मेट्रो से ट्रेवल किया। ठीक है, अब जैसे मैं यहां पर यस्टरडे लगा दूं तो इसका मीनिंग क्या हो गया, एक बार ट्रेवल किया, हाँ है ना। इसका एक और मीनिंग हो सकता है, वो है जो मीनिंग पहले और दूसरे का है, पास्ट हैबिट, कि वह मेट्रो से ट्रैवल किया करता था, वह मेट्रो से ट्रैवल किया करता था। जैसे मैं मान लो यहां डेली लगा दूं, ही ट्रैवल्ड बाय मेट्रो डेली, तो इसका मतलब क्या है, वह मेट्रो से ट्रैवल किया करता था। तो हमारा जो पास्ट इंडेफिनिट होता है, हमारा जो पास्ट इंडेफिनिट होता है वो भी हमें पास्ट हैबिट के बारे में बताता है। क्या बताता है? पास्ट हैबिट के बारे में बताता है। सिंपल भाषा में अगर हम बोलें तो हमारी पास्ट हैबिट को बताने के तीन तरीके होते हैं। अगर हमें इंग्लिश लैंग्वेज में पास्ट हैबिट के बारे में बताना है, कितने तरीके हैं? तीन। पहला तरीका, यूज टू लगाइए। यूज टू क्या है? मॉडल। जिसको पता नहीं है मॉडल क्या होता है, तो देखो वर्ब जो है दो कैटेगरीज में होते हैं, एक होता है हेल्पिंग वर्ब, एक होता है मेन वर्ब। मेन वर्ब होता है जो मेन काम हो रहा है सेंटेंस में, जैसे यहां ट्रैवल हो रहा है, ठीक है, ये मेन वर्ब होता है। हेल्पिंग वर्ब होता है जो मेन वर्ब को सपोर्ट करने के लिए लगा होता है। इसी हेल्पिंग वर्ब की एक कैटेगरी होती है जिसको हम मॉडल जानते हैं, मॉडल के नाम से जानते हैं। जैसे आपने शब्द सुने होंगे, कैन हो गया, विल हो गया, मे हो गया, शेल हो गया, ये आपके क्या है? मॉडल फॉर्म्स हैं। क्लियर है? आगे हम वर्ब चैप्टर पढ़ेंगे तो पूरा डिटेल पढ़ेंगे इसका। अब आपको यह समझ में आना चाहिए कि तीन तरीकों से जो है हम पास्ट हैबिट जो है वो बता सकते हैं। क्लियर है? एक तरीका ये, एक तरीका ये, एक तरीका ये। तो अगर हम तीनों सेंटेंसेस को लिख रहे हैं, ऑल द थ्री सेंटेंसेस कन्वे द एग्जैक्ट सेम मीनिंग। तीनों सेंटेंस का क्या है? एग्जैक्टली सेम मीनिंग है। और यही कारण है कि तीनों सेंटेंसेस का एग्जैक्टली सेम मीनिंग है। इसी वजह से यहां पर ये भी सही है, इसी वजह से ये यहां पर सही है, और इसी वजह से ये यहां पर भी सही है। इसीलिए इसका जो आंसर है वो ऑल 1, 2 एंड 3 जो है वो इसका राइट आंसर है। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा कि पास्ट हैबिट बताने के कितने तरीके? तीन तरीके। क्लियर है? तो एक बार CL टाइप करिए। ये सवाल अभी रिसेंटली पूछा गया था एग्जाम में। अब देखो,
एक क्वेश्चन मुझे याद आता है, एसबीआई का सीबीओ एग्जाम आपने सुना होगा, वहां पे एक क्वेश्चन आया, ठीक, और अभी ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, आई थिंक पिछले से पिछले साल की बात है। मैं उस सवाल को तो नहीं लिखूंगा, उस सवाल जैसा लिखूंगा, क्योंकि वो सवाल तो मैंने असाइनमेंट में डाला हुआ है। मैं एक दूसरा सवाल लिख रहा हूं। I dash love action movies when I was a kid. I dash love action movies when I was a kid. I dash love action movies when I was a kid. अब अगर आप गौर से देखोगे और समझोगे इस बात को, तो यहां पर देखिए, मैं ऑप्शन दे रहा हूं आपको कुछ। पहला वुड, सेम ही ऑप्शन देता हूं जो पहले दिए, यूज टू। मैं क्या करता हूं, मैं बार बार सेम देता हूं, यूज टू लव, वुड लव, थर्ड loved, fourth, open and two, fifth, one, two and three। चलिए जरा बताइए, बताइए क्या पॉसिबल आंसर होगा। सीबीओ का भी एग्जाम होता है बेटा एक, बताइए जरा क्या पॉसिबल जो है आपको लगता है यहां पर आंसर होगा। आई डैश एक्शन मूवीज व्हेन आई वाज अ किड। अब यहां पर भी अगर देखो, पहली बात तो क्या होता है कि 90% बच्चों को यही कॉन्सेप्ट नहीं पता होता कि इसका आंसर ऑल 1, 2 एंड 3 होगा। अब 90% बच्चों को पता नहीं, तो मान लो उन्होंने सीख भी लिया, तो देखो आप खुद सोचो कि आपका एग्जामिनेशन किस लेवल तक जाता है आपको टेस्ट करने के लिए। अब आपने मान लो सीख भी लिया है, तो आपके सामने ये क्वेश्चन आ जाएगा। अब आपने सीखा हुआ है कि यूज टू भी पास्ट हैबिट बताता है, वुड भी पास्ट हैबिट बताता है, पास्ट इंडेफिनिट भी पास्ट हैबिट बताता है, तो इस हिसाब से इसका आंसर भी ऑल 1, 2 एंड 3 होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है, तो मैंने ऑप्शन गलत दे दिया, यहाँ पे बोथ 2 एंड 3 देना चाहिए था, ठीक है, बोथ 1 एंड 3 देना चाहिए था। आपको लगेगा कि यहां पर भी ये आंसर होना चाहिए, लेकिन ये आंसर नहीं है। इस केस में आंसर ये है, क्यों जरा समझना। याद रखें कि पास्ट हैबिट बताने के कितने तरीके हैं, 3, यूज टू, वुड और पास्ट इंडेफिनिट। लेकिन अगर आपके सेंटेंस में जो वर्ब लगा हुआ है, जो वर्ब लगा हुआ है, जो वर्ब लगा हुआ है, मेन वर्ब लगा हुआ है, अगर वो स्टेट वर्ब है, अगर वो कैसा वर्ब है, अगर वो स्टेट वर्ब है, अगर वो स्टेट क्रिया, मैंने पिछले क्लास में बताई थी आपको, अगर वो स्टेट वर्ब है, तो स्टेट वर्ब के माध्यम, जब हम स्टेट वर्ब लगाकर पास्ट की हैबिट बता रहे होते हैं, तो हमारे पास 2 तरीके होते हैं। हमारे पास 2 तरीके होते हैं। पहला तरीका होता है हम यूज टू के सहारे बताएं, और दूसरा तरीका होता है हम पास्ट इंडेफिनिट के सहारे बताएं। एक तरीका होता है हम यूज टू के सहारे बताएं, और एक तरीका होता है हम पास्ट इंडेफिनिट के सहारे बताएं। क्लियर है? कितने तरीके होते हैं? 2 तरीके होते हैं। एक तरीका होता है हम यूज टू के सहारे बताएं, और एक तरीका होता है हम पास्ट इंडेफिनिट के सहारे बताएं। क्लियर है? अगर क्लियर है तो एक बार मुझे वाई टाइप कर दीजिए। अगर क्लियर है तो एक बार वाई टाइप कर दीजिए सारे। तो याद रखना कि अगर एक्शन वर्ब नहीं है, अगर आपका स्टेट वर्ब है, तो वुड मत लगाइएगा, इन दोनों के सारे आप आंसर दे सकते हैं। क्लियर है? अब जाके ये कॉन्सेप्ट है जो क्लियर हुआ है आपको। अब देखो, एक वैरायटी ऑफ क्वेश्चन जो आपको हर एग्जामिनेशन में मिलेगा,
प्री एग्जामिनेशन में तो बहुत पूछा जाता है ये सवाल, मतलब प्री एग्जामिनेशन में तो चाहे एसबीआई क्लर्क का एग्जाम हो, चाहे एसबीआई पीओ का एग्जाम हो, प्री में तो आपको ये मिलेगा ही मिलेगा सवाल, मतलब ऑलमोस्ट हर सेकंड एग्जाम में मिलता है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, लेकिन बच्चे इसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। क्या? जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, द लॉ stated that no individual will be allowed to invest in the state or purchase property। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखिए, द लॉ स्टेटेड दैट नो इंडिविजुअल विल बी अलाउड टू इन्वेस्ट इन द स्टेट और परचेज प्रॉपर्टी। ये प्री एग्जामिनेशन का ही सवाल है। मैं एक सवाल और लिखता हूं, they were apprehensive that their carelessness may result in the termination of the contract। अब देखो, आमतौर पर क्या होता है कि जब ये सवाल आपके सामने भी आएंगे, मान लीजिए अभी आप एग्जाम दे रहे हो, और अभी तो चलो मैं आपको पता है कि मैं 10th चैप्टर पढ़ा रहा हूँ और आपका पूरा का पूरा फोकस 10th पर ही है, लेकिन जब आपके सामने एग्जाम में आएगा ये सवाल, तो आपको तो पता नहीं होता कहाँ से सवाल आ रहा है, कौन सा कॉन्सेप्ट पूछा जा रहा है। हम तो इसको एक सेंटेंस की तरह देखते हैं, एक नॉर्मल सेंटेंस की तरह देखते हैं, जहाँ पर हम ना चाहते हुए भी आंसर देने के लिए पहले हिंदी करके देखते हैं। हाँ, है ना, आप भी देखते होगे। तो जब आप इसका हिंदी करके देखोगे कि लॉ स्टेट करता है कि कोई भी इंडिविजुअल जो है उसे वो प्रॉपर्टी नहीं ले पाएगा, उसे अलाउ नहीं होगा कि वो स्टेट में इन्वेस्ट कर पाए या प्रॉपर्टी ले पाए, तो हिंदी में ये सेंटेंस एकदम सही मालूम पड़ता है। उसी तरह से सेकंड में, देवर एप्रीहेंसिव, एप्रीहेंसिव का मतलब होता है डर में होना। वे डर में थे कि दैट देयर कैरलेसनेस, कि उनकी जो कैरलेसनेस है, जो इग्नोरेंस है, उससे क्या होगा, जो कॉन्ट्रैक्ट है वो टर्मिनेट हो जाएगा। पढ़ने में एकदम बढ़िया लग रहा है, पढ़ने में बढ़िया लग रहा है। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको एप्रीहेंसिव का मतलब नहीं पता होगा, जिनको कैरलेसनेस का मतलब नहीं पता होगा, तो वो शायद नर्वस हो जाएंगे इन दो शब्दों को देख कर ही कि पता नहीं क्या पूछ रहे हैं। लेकिन अगर आप ढंग से समझें, और याद रखना सबसे ब्राइट कॉन्सेप्ट है पास्ट इंडेफिनिट का, बहुत सिंपल है। वो कहता है, पास्ट इंडेफिनिट कहता है कि अगर ग्रामर में किसी भी सेंटेंस को हम पास्ट टाइम फ्रेम में स्टार्ट कर रहे हैं, किस में स्टार्ट कर रहे हैं, पास्ट टाइम में स्टार्ट कर रहे हैं, या सिंपल भाषा में बोलें तो पास्ट टेंस में स्टार्ट कर रहे हैं, तो आगे चलकर जब भी हम वर्ब की फॉर्म्स लगाते हैं, किसकी फॉर्म्स लगाते हैं, वर्ब की फॉर्म्स लगाते हैं, तो वो वर्ब फॉर्म्स भी पास्ट होती हैं। वो वर्ब फॉर्म्स भी कैसी होती हैं, पास्ट होती हैं। जैसे आप देखेंगे यहां पर, द लॉ स्टेटेड दैट नो इंडिविजुअल विल बी अलाउड। अब यहां पर ये जो विल है ना, दिस इज नॉट द पास्ट फॉर्म, हालांकि सेंटेंस आपका पास्ट से शुरू हो रहा है, तो यहां पर विल नहीं आना चाहिए, यहां पर आपको वुड का इस्तेमाल करना चाहिए और लिखना चाहिए, द लॉ स्टेटेड दैट नो इंडिविजुअल वुड बी अलाउड टू इन्वेस्ट इन द स्टेट और परचेज प्रॉपर्टी। ठीक है, उसी तरह से जब आप दूसरे सेंटेंस में आएंगे, दे वर एप्रीहेंसिव दैट देयर कैरलेसनेस मे रिजल्ट इन द टर्मिनेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, दे वर एप्रीहेंसिव दैट देयर कैरलेसनेस। अब देखो यहां पर भी अगर आप देखोगे सेंटेंस पास्ट से स्टार्ट हो रहा है, तो अगर ये सेंटेंस पास्ट से स्टार्ट हो रहा है तो यहां पर मे के लिए बेटा कोई गुंजाइश नहीं है। यहां पर मे के बदले हमें क्या यूज करना है, मे के बदले हमें यहां पर माइट यूज करना है और लिखना है, दे वर एप्रीहेंसिव दैट देयर
दैट द केयरलेसनेस माइट रिजल्ट इन द टर्मिनेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। क्लियर है? तो इसको भी याद रखना कि आपके एग्जामिनेशन में पास्ट में एक बार बार पूछा जाने वाला सवाल यह भी है जो इसी बात को टारगेट करने के लिए कहेगा और इसी बात को आपसे पूछेगा। बात समझ में आ रही है? तो यह क्लैरिटी जो है वो आपको रखनी है। देखो नोट्स बनाने की, देखो यार जब बात आती है ना, तो मेरा ना ओपिनियन बहुत अलग है, हटके है। मेरा ये पर्सनली मानना है कि हर बच्चा अलग होता है और हर बच्चे की रिक्वायरमेंट अलग अलग होती हैं। जैसे मैं जब स्टूडेंट था तो मैं उस टाइप का स्टूडेंट था कि मुझे हर चीज़ लिख कर ही समझ में आती थी, कि जब तक मैं उसको खुद नहीं लिख लेता था तो अब तक वो मेरे दिमाग में फिट नहीं बैठती थी। तो मैं हमेशा जब भी टीचर कुछ पढ़ाता था तो मैं नोट्स ज़रूर बनाता था और अपने हैंड रिटन नोट्स यूज़ करता था, राइट। लेकिन उसका एक ड्रॉबैक भी होता था कि वो समय जो मैं पढ़ने में, नई चीज़ों को सीखने में लगा सकता था, वही समय मैं नोट्स बनाने में लगा रहा था। अगर आप उस तरीके के स्टूडेंट हैं जो बिना नोट्स बनाए भी काम कर सकते हैं, यानी टीचर के नोट्स हैं, जैसे ये पीडीएफ आपको मिल जाता है, इससे काम चला सकते हैं, नहीं तो हैंड रिटन नोट्स जो है एप्लीकेशन में पढ़े हैं उससे काम चला सकते हैं, तो आप जो समय लिखने में बिताएंगे वो बचा सकते हैं, राइट। दोनों ही काम सही है, दोनों गलत नहीं है, दोनों बढ़िया हैं। ये डिपेंड करता है आप किस तरीके के स्टूडेंट हैं। अगर आप वैसे वाले स्टूडेंट हैं जिसको लिखने में ही समझ में आता है, ऐसे 50% स्टूडेंट ऐसे ही होते हैं, तो आप वो काम करो। और अगर आपको लगता है कि आप जो है किसी और के नोट से भी समझ लेते हो, आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी क्लास को समझना है, तो आप क्लास को समझो और फिर जब क्लास समझ में आ जाएगी तो नोट्स तो किसी के भी समझ में आ जाएंगे, तो उस पैटर्न को फॉलो करो। इट डिपेंड्स। तो मैं किसी के लिए कोई फुल प्रूफ तरीका नहीं बता सकता कि तुम्हें क्या सूट करेगा, वो तुम पर डिपेंड करता है बेटा कि तुम किस तरीके के स्टूडेंट हो। क्लियर है? सिंपल सी बात है। क्लियर हुआ होगा? चलिए, तो आपको पास्ट इंडेफिनिट में ये सारी चीजें जो है देखने के लिए मिल जाएंगी, आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। मैंने कहा अच्छा, मैंने आपको फॉर और सिंस पढ़ाया था कल की क्लास में, बताना जरा, याद नहीं आ रहा मुझे, दोनों बैचेस में टेंस चल रहा है तो मैं कंफ्यूज हो गया हूं। कल क्या मैंने आपको फॉर और सिंस पढ़ाया था? बताइएगा जरा, क्या मैंने कल आपको फॉर और सिंस कवर करवाया था? क्योंकि एक बैच में तो मैंने करवाया था, नहीं करवाया था। चलो ठीक है, समझते हैं। अब जरा गौर से देखो और समझो, बहुत अच्छे से सुनना और समझना, यहां से भी अच्छे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे आते हैं। सबसे पहले मैं एक टाइमलाइन बना रहा हूं, ये टाइमलाइन आपको समझने में बहुत मदद करेगी। देखो, जो ग्रामर वाला पोर्शन है ना, जो सिखाने वाला पोर्शन है, वो मैं हमेशा पेन पेपर टाइप करवाता हूँ, मतलब लिख के पढ़ाता हूँ वो मैं हमेशा। जो प्रैक्टिस वाला क्वेश्चन है वो हमेशा मैं स्लाइड्स पे पढ़ाता हूँ, ऑब्वियस सी बात है, स्लाइड्स भी पढ़ाया जाएगा वो। लेकिन जो समझाने वाला है वो मैं हमेशा बोर्ड पे, मैं कभी लिखे लिखाए क्वेश्चंस नहीं लेकर आता, क्योंकि मुझे लगता है लिखे लिखाए क्वेश्चंस में ना बड़ा मैकेनिकल टच आता है। पढ़ते तो हम किताब से भी सकते हैं, जब टीचर लिखता है ना तो हमारा फोकस दिखता है वो क्या लिख रहा है, हम एनालाइज करने की कोशिश करते हैं, जैसे उसके हाथ चलते हैं वैसे वैसे हम समझने की कोशिश करते हैं, तो वो नेचुरल लर्निंग होती है। बचपन से स्कूल में ऐसे ही तो पढ़ाया गया है। लेकिन अगर मैं पहले से सब कुछ लिख कर ले आऊँगा, अच्छा ये रहा सब्जेक्ट, ये रहा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, टिक लगाता जा रहा हूँ, पढ़ाता जा रहा हूँ, वो फिर ऐसा लगता है किताब पढ़ा रहा हूँ, किताब आपको रीड करवा रहा हूँ, उसमें मज़ा नहीं है। तो इसीलिए ये मुझे लगता है बेटर तकनीक है और बेटर इससे आउटपुट भी बढ़िया मिलता है। अब देखो, अभी लगभग 4:45 हो रहा है, बहुत ध्यान से सुनना, ये क्लियर हो जाएगा तो बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। आपकी क्लास जो है 4:15 पर शुरू हुई है बेटा, है ना? तो हम जो है इस बात को समझें कि ये हमारा प्रेजेंट टाइम है और ये हमारा पास्ट टाइम है, इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखो, कल के क्लास में मैंने आपको सिखाया कि सपोज करिए, अगर आप सोचिए, अगर आप कहते हैं अभी 4:45 हो रहे हैं, अभी 4:45 पर मैं आपसे पूछूं, अरे भाई क्या कर रहे हो, अभी क्या कर रहे हो, या मान लो तुम अभी बैठे हुए पढ़ाई कर रहे हो, तुम्हारे दोस्त का फोन आ जाए, पूछो और क्या कर रहा है, मार्केट चलेगा क्या, क्या कर रहा है या क्या कर रही हो, मार्केट चलोगी क्या या चलोगी का,
तो आप आंसर क्या दोगे? नो आई एम स्टडिंग, या फिर अरे छोड़ कौन पढ़ेगा, अरे चल बता कहाँ मिलेगा। मान लेते हैं तुम ये आंसर दोगे आई एम स्टडिंग। जब तुम सामने वाले से ये कहते हो आई एम स्टडिंग, उसे क्या पता चलेगा? सोचो जरा, तुमने फोन पर कहा आई एम स्टडिंग, उसको क्या समझ में आया? उसको ये समझ में आया कि उस वक्त, जिस वक्त उसने फोन किया है, यानी कितने बजे, 4:45 पर, तुम क्या कर रहे हो? पढ़ रहे हो। यानी इस पॉइंट पर तुम पढ़ रहे हो। यस और नो? यही समझ आया? अग्री करते हो ना इस बात से? उसको क्या समझ में आया कि इस पॉइंट पर तुम पढ़ रहे हो। मुझे एक सवाल का जवाब देना, क्या ये जो तुमने लाइन बोली है आई एम स्टडिंग, क्या उसे ये पता चला इससे कि तुम 4:40 पे क्या कर रहे थे, तुम 4:35 पे क्या कर रहे थे, तुम 4:42 पे क्या कर रहे थे? यस और नो? क्या तुम्हारे इस स्टेटमेंट से उसे यह पता चला कि तुम 4:40 पर, 4:35 पर, 4:42 पर क्या कर रहे थे? नहीं पता चला ना। उसे सिर्फ यह पता चला कि जिस वक्त उसने तुम्हें कॉल किया है उस वक्त तुम पढ़ रहे हो। तो जब भी हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस लगाते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है ना, यह हमेशा हमें उस पॉइंट के बारे में ही बताता है जिस पॉइंट पे बात हो रही होती है, जिस पॉइंट पे बात हो रही होती। बात समझ में आई? लेकिन सपोज करो तुम्हारे दोस्त ने तुम्हें कॉल किया, तुमने उठाया, पूछा क्या कर रहे हो, तुमने कहा पढ़ा रहा हूं आई एम स्टडिंग। वो कहता है कि मैं पिछले आधे घंटे से तुम्हें कॉल कर रहा हूं, तुम फोन ही नहीं उठा रहे हो। मैं पिछले आधे घंटे से तुम्हें कॉल कर रहा हूं, तुम फोन नहीं उठा रहे हो। तो तुम उससे कहते हो मैं पिछले आधे घंटे से पढ़ा रहा हूं, मैं पिछले आधे घंटे से पढ़ा रहा हूं। इसको इंग्लिश में कैसे लिखेंगे अभी मैं लिख दे रहा हूं, आई हैव बिन स्टडीइंग फॉर, अभी कैसे बना वो मत सोचना, अभी सिर्फ मैं सेंटेंस लिख रहा हूं। आई हैव बिन स्टडीइंग फॉर 30 मिनट्स, इसका हिंदी है मैं पिछले 30 मिनट से पढ़ा रहा हूं। जब उससे तुम कहते हो कि मैं पिछले 30 मिनट से पढ़ा रहा हूं, मुझे जवाब देना क्या उसे पता है कि 4:35 पे तुम क्या कर रहे थे, 4:40 पे तुम क्या कर रहे थे, 4:42 पे तुम क्या कर रहे थे? यस और नो? क्या उसे पता चलेगा इस बात से मैं पिछले 30 मिनट से पढ़ा रहा हूं? पता चलेगा या नहीं पता चलेगा? यस और नो? चलेगा ना? क्योंकि अब तुमने सिर्फ वर्तमान के बारे में बात नहीं की है, तुमने यह भी कहा है कि जो काम तुम अभी कर रहे हो, जो काम तुम अभी कर रहे हो, वो काम करते हुए तुम्हें आधा घंटा हो चुका है, वो काम तुम्हें करते हुए आधा घंटा हो चुका है। यानी तुमने वो काम 4:15 पे शुरू किया था और अभी भी वो काम जारी है। याद रखो, जब हमें एक ऐसे इवेंट के बारे में जानकारी देनी हो जो प्रेजेंट में चल रहा है, जो प्रेजेंट में चल रहा है, लेकिन उसका शुरुआत कब हो चुकी है? पास्ट में हो चुकी है। उसकी शुरुआत कब हो चुकी है? पास्ट में हो चुकी है। पास्ट में शुरू हो चुका है, अभी चल रहा है। तो ऐसी जानकारी देने के लिए हम जिस टेंस का यूज करते हैं वो टेंस है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। कौन सा है? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। कैसे लिखते हैं? सब्जेक्ट प्लस हैज या फिर हैव प्लस बिन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ऐसे जो है इसको हम लिखते हैं सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव बिन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। देखो हैव, आई के बाद हैव आता है, हैव बिन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और फॉर 30 मिनट्स। क्लियर है? तो आपको जब भी याद रखें, समझे इस बात को, जब भी यह बताना हो कि काम आपने पहले शुरू कर दिया था और काम अभी भी चल रहा है, तो आप इसको ऐसे लिखेंगे। अब पहले भी शुरू कर दिया था, इसको बताने के दो तरीके हैं। पहला तरीका है कि आप यह बता दें कि काम कितनी देर से चल रहा था, काम कितनी देर से चल रहा था। कितनी देर? 30 मिनट से। जब आपको यह बताना हो कि काम कितनी देर से चल रहा था, तो आप वहां पर लगा देते हैं फॉर और फिर बता देते हैं कितनी देर से, फॉर
30 मिनट्स। लेकिन कभी कभी आपको ये ना बताकर ये बताना होता है कि काम कब से चल रहा था। कब से का मतलब क्या है कि काम आखिर शुरू कब हुआ था, स्टार्ट कब हुआ था। तो जब आपको ये बताना हो कि काम शुरू कब हुआ था, स्टार्ट कब हुआ था, तो जैसे 4:15 पर स्टार्ट हुआ था। कब स्टार्ट हुआ था? 4:15 पर। तो 4:15 पर स्टार्ट हुआ था। जब स्टार्ट टाइम बताना हो तो आप फॉर ना यूज करके क्या यूज कर लेते हैं? सिंस जो है वो यूज कर लेते हैं और लिखेंगे आई हैव बीन स्टडिंग फॉर 30 मिनट्स, आई हैव बीन स्टडिंग सिंस 4:15 PM। दोनों का मीनिंग सेम है, बस एक में स्टार्ट टाइम बताया जा रहा है और एक में ड्यूरेशन बताई जा रही है। यही दोनों में आपस में डिफरेंसेस हैं। क्लियर है? बन क्या रहा है? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बन रहा है। अभी तक जो भी सिखाया क्लियर है तो सीएल टाइप करो। कुछ प्री एग्जामिनेशन के क्वेश्चन मैं आपके सामने लिखूंगा जिससे आपको ये कॉन्सेप्ट और क्लैरिटी के साथ फिट होगा। क्लियर है? तो एक बार अगर क्लियर है तो एक बार माइक टाइप कर दीजिए सारे। चलो अब जरा समझो, इस बात को गौर से सुनना और देखना क्लैरिटी के साथ। मैंने एक सेंटेंस लिखा, चलो ठीक है। अब आपके सामने ये जो सवाल है, ये सवाल मैंने प्री एग्जामिनेशन से उठाया हुआ है और किसी और के नहीं, आई थिंक ये एसबीआई पीओ के ही प्री एग्जामिनेशन का उठाया हुआ सवाल है। अब आप इस क्वेश्चन को पढ़िए जरा और सोच के आराम से अच्छे से दिमाग लगाकर बताइए कि आपको क्या लगता है, क्या एप्रोप्रिएट आंसर जो है इस क्वेश्चन का होना चाहिए। Since many decades, this scheme is benefiting the masses। कई दशकों से ये जो स्कीम है, ये जो है ज़्यादातर लोगों का, समाज का, या मासेस का, मासेस मतलब बहुत सारे लोगों का जो है फ़ायदा करा रही है, या बहुत सारे लोग जो है फ़ायदा उठा रहे हैं इससे। कैसे आप, यहाँ पर मैंने गलत कर दिया, ये ऐसे ठीक है, ये
ठीक है, अब आप सोचो कि क्या पॉसिबल आंसर होगा। सबसे पहले देखो क्या समझना है, सबसे पहले आपको समझना है कि ये जो डेकेड्स लिखा है ये आखिर किसका जवाब है। क्या ये स्टार्ट टाइम है या ये ड्यूरेशन है। स्टार्ट टाइम मतलब क्या ये कब से का आंसर है या ये कितनी देर का आंसर है। तो अगर आप देखेंगे डेकेड्स का मतलब क्या होता है, दशक होता है, यानी 10 ईयर्स होता है। और कई दशकों की बात कर रहा है तो 50 साल कह रहा होगा, 60 साल कह रहा होगा। तो दशक 50 साल, 50 ईयर्स क्या है, 50 ईयर्स स्टार्ट टाइम नहीं है, 50 ईयर्स ड्यूरेशन है। कितने सालों से, 50 सालों से। कब से, मैंने कहा तुम कब से तैयारी कर रहे हो, तुम कहते हो 2 साल से। ये क्या है, ये ड्यूरेशन है। डेकेड्स क्या है, ड्यूरेशन है। क्या है, ड्यूरेशन है। ठीक है, कितने दिनों से तैयारी कर रहे हो, 2 साल से। कब से कर रहे हो, 2022 से। कब से मतलब तुम्हें स्टार्ट टाइम बताना है और कितनी देर से तुम्हें ड्यूरेशन बतानी है। तो ये ड्यूरेशन है। अगर ये ड्यूरेशन है तो यहां पर सिंस नहीं आ सकता। अब यहां पर सिंस नहीं आ सकता तो इस बात को समझो कि यहां पर फॉर आएगा। अब फॉर आने के बाद भी, अब यहां पर फॉर आ गया तो इसका मतलब है ये जो काम है कई दशक पहले शुरू हो चुका है। कई दशक पहले शुरू हो चुका है, अभी भी चल रहा है। अभी भी चल रहा है तो उसके लिए ये भी पॉसिबल नहीं है। कॉन्टिन्यूअस परफेक्ट चाहिए। तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस देखो यहां भी लगा है, यहां भी लगा है, यहां पर भी फॉर लिखा है, यहां भी। लेकिन यहां पर मैनी के बाद हमेशा प्लूरल आता है तो डेकेड्स यहां लिखा है। ये जो डी आंसर है आपका राइट आंसर है। ये जो डी आंसर है ये क्या है, आपका राइट आंसर है। फॉर मेनी डेकेड्स दिस स्कीम हैज बीन बेनिफिटिंग मासेस। ठीक है, ये जो है इसका क्या आंसर आएगा, यही इसका राइट आंसर रहेगा। तो डेकेड्स क्या हो गया, ड्यूरेशन हो गया। अब देखो ये फॉर और सिंस में अगर आपको कंफ्यूजन है तो मैं आपको एक तरीका और बता देता हूं जो बिल्कुल बेसिक वाले बच्चे हैं शायद उनको काम कर जाए। वैसे तो ये 99.99% आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन फिर भी अगर कोई कमी रह गई है तो हम इसको ऐसे समझ लेते हैं। देखो ये है एक कैलेंडर। क्या है, कैलेंडर। और ये है एक क्लॉक। ठीक है, ये बिल्कुल बच्चों वाला तरीका है। ठीक है, जिसको कैसे भी ना समझ के आए उसको ऐसे समझ में आ जाएगा। देखो ये कैलेंडर है। कैलेंडर में क्या होती हैं, डेट होती हैं और महीने होते हैं। ठीक है, मान लो जनवरी का महीना है और घड़ी क्या बताती है, टाइम बताती है। जो चीज़ें कैलेंडर और घड़ी में दिख जाती हैं, जो चीज़ें कैलेंडर और घड़ी में दिख जाती हैं उनके लिए हम सिंस लगाते हैं। जैसे क्या घड़ी में 3 बजे दिखते हैं, 3 PM दिखते हैं, बिल्कुल दिखते हैं, सिंस लगा दीजिए। क्या कैलेंडर में 5 जनवरी दिखती है, बिल्कुल दिखती है, सिंस लगा दीजिए। क्या कैलेंडर में 2018 दिखाई देता है, बिल्कुल दिखता है, लगा दीजिए। क्या कैलेंडर में 2020 दिखाई देता है, बिल्कुल दिखाई देता है, लगा दीजिए। ठीक है, क्या कैलेंडर में फ्राइडे दिखाई देता है, बिल्कुल दिखाई देता है, लगा दीजिए। ये सब क्या है, इनके साथ आप सिंस लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जो कैलेंडर में नहीं दिखाई देते, मैंने कहा जरा 10 ईयर्स बताओ कैलेंडर में कहाँ है, 10 ईयर्स बताओ कैलेंडर में कहाँ है, नहीं पता। बता दोगे कौन से 10 ईयर्स, नहीं पता। मैंने कहा 4 आवर्स बताओ घड़ी में कहाँ है, 4 आवर्स बताओ घड़ी में कहाँ है, कहाँ है, क्या पता। तो जो कैलेंडर में नहीं दिखते उनके साथ हम फॉर लगाते हैं। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कहीं से भी पकड़ लो, बात समझ में आनी चाहिए। ऐसे पकड़ लो, वैसे पकड़ लो, सिंस और फॉर में डाउट नहीं होना चाहिए। आई होप सभी को क्लियर हुआ होगा। क्लियर है तो एक बार CI टाइप कर दो, एक बार सारे के सारे।
सर बहुत बड़े डाउट है, मूवीज़ में बोलते हैं मैंने आई हैव बिन, क्या लिखा हुआ भाई ये, आई हैव बिन वेटिंग फॉर यू सिंस आई कम हियर। सही है शाहबाज, ये हम पढ़ेंगे, इसके बारे में भी हम पढ़ने वाले हैं। वैसे मूवीज़ की बात ना ज़्यादा माननी नहीं चाहिए हमें, मूवीज़ में ना इनफॉर्मल इंग्लिश बोली जाती है। फिर तुम कल मुझसे पूछो सर मैंने कल एक ऐड देखा था कि इसको लगा जा डाला तो लाइव झिंगा लाला, तो झिंगा लाला एडजेक्टिव है या नाउन है, वो मैं तुम्हें बता नहीं पाऊँगा। तो मूवीज़ में इनफॉर्मल इंग्लिश होती है, ठीक है, जो हम बोलते हैं वो इनफॉर्मल इंग्लिश होती है, जो हम कंपटीशन के लिए पढ़ते हैं वो फॉर्मल इंग्लिश होती है। क्लियर है? बाकी जो है, जो तुम सवाल पूछ रहे हो, तुम्हारा सवाल एकदम सही है, ये मैं अगली क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। सिंस के बाद हम पॉइंट ऑफ टाइम बताते हैं तो पास्ट इंडेफिनिट लगाते हैं, ठीक है। तो ये जो है हम पूछेंगे। क्लियर है? आई होप सभी को क्लियर होगा, ठीक है। अब जैसे मैकडोनल्ड्स की जो है टैग लाइन है आई एम लविंग इट, है ना, आई एम लविंग इट, आपने देखा होगा, ऐड आता है, टैग लाइन आती है आई एम लविंग इट। लेकिन मैंने तो आपको कल सिखाया है कि लव तो स्ट्रेट वर्ब होता है, और स्ट्रेट वर्ब को कॉन्टिन्यूस में नहीं लिख सकते, तो फिर वो क्यों कह रहे हैं आई एम लविंग इट? तो वो इनफॉर्मल इंग्लिश है, ठीक है, वो हमारे काम की नहीं है। चलो ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये क्लियर हो गया? कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं और क्लैरिटी बनाते हैं इस पर। माय ब्रदर इज वर्किंग फॉर a multinational firm. My brother is working for a multinational firm since 2013. My brother is working for a multinational firm since 2013. अब अगर आप देखोगे ना इस सेंटेंस को, ये पढ़ने में एकदम सही लग रहा है कि मेरा भाई जो है मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहा है 2013 से। सब बढ़िया है, सुनने में बढ़िया है, देखने में बढ़िया है। क्या लिखा है? सिंस 2013, यानी जो काम है वो 2013 में शुरू हो गया था और अभी भी चल रहा है। तो अगर ऐसी कोई चीज हुई है जो 2013 में शुरू हो गई थी और अभी भी चल रही है, तो वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में नहीं लिखी जाएगी, उसको हम किस में लिखेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में लिखेंगे, और लिखेंगे माय ब्रदर हैज बीन वर्किंग फॉर अ मल्टीनेशनल कंपनी सिंस, मल्टीनेशनल फर्म सिंस 2013। ठीक है, आगे देखते हैं। सिंस 1947 इंडियन economy grows at a decent चलिए, सिंस 1947 इंडियन इकोनॉमी ग्रोज एट ए डिसेंट रेट। प्री के क्वेश्चंस हैं ये, बड़े आसानी से जो है आप निकाल पाएंगे इसको। सिंस 1947 इंडियन इकोनॉमी ग्रोज एट ए डिसेंट रेट। अभी इंडियन इकोनॉमी जो है, अभी नहीं, 1947 से इसने ग्रो करना शुरू किया और अभी भी ये ग्रो कर रही है, यानी काम अभी चल रहा है और पास्ट में शुरू हो चुका था। तो यहां पर भी आंसर क्या आना चाहिए? हैज बिन ग्रोइंग सिंस 1947 इंडियन इकोनॉमी हैज बिन ग्रोइंग एट अ डिसेंट रेट, जो है इसका राइट आंसर होना चाहिए। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। आई डैश फॉर many years
पढ़िए जरा, आई डैश फॉर मेनी ईयर्स, आई नो हिम फॉर मेनी ईयर्स, आई एम नोइंग हिम फॉर मेनी ईयर्स, आई हैव बीन नोइंग हिम फॉर मेनी ईयर्स, आई न्यू हिम फॉर मेनी ईयर्स, आई हैव नोन हिम फॉर मेनी ईयर्स। सोचिए जरा क्या पॉसिबल आंसर आएगा। अब आपके सामने यहां पर चैलेंज क्या आएगा कि आपको जो भी मैंने सिखाया है उसके हिसाब से जैसे ही आपने देखा फॉर मेनी ईयर्स, आपको एकदम दिमाग में क्लिक करेगा, अच्छा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस सर ने सिखाया है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस जब आप ढूंढेंगे तो आपको ये वाला ऑप्शन जो है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में देखने के लिए मिलेगा, राइट। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं जरा दिमाग पर जोर डालिए और कल की क्लास में जाइए, तो आप एक चीज रियलाइज करेंगे कि यहां पर आईएनजी से पहले बी फॉर्म लगा है, कंटिन्यूअस फॉर्म है, ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। तो आपको मैंने सिखाया था कि जो हमारे स्टेट वर्ब्स होते हैं, नो स्टेट वर्ब है, कल की क्लास में देखिएगा, नो हमारा एक स्टेट वर्ब है और स्टेट वर्ब्स को हम कॉन्टिन्यूअस टेंस में लिख नहीं सकते। अगर कॉन्टिन्यूअस में लिख नहीं सकते तो भैया ये भी नहीं आ पाएगा, ये भी नहीं आ पाएगा, ये तो वैसे भी नहीं आ पाता क्योंकि आगे फॉर लगा हुआ है। तो ये दो तो पत्ते कट चुके, अब क्या करें, अब हम लिख नहीं सकते, इसमें नहीं लिख सकते। तो ऐसी सिचुएशन में जब आपके सामने स्टेट वर्ब्स आ जाएं और आगे ड्यूरेशन दी हो, फॉर दिया हो, सिंस दिया हो, तो याद रखना उस सेंटेंस को परफेक्ट में लिख दीजिएगा और कहिएगा आई हैव नोन हिम फॉर मेनी ईयर्स। आई नो हिम फॉर मेनी ईयर्स गलत है, आई हैव नोन हिम फॉर मेनी ईयर्स जो है इसका राइट आंसर होगा। आई हैव नोन हिम फॉर मेनी ईयर्स जो है इसका राइट आंसर रहेगा। क्लियर है। तो अगर स्टेट वर्ब्स आ जाते हैं तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या करेंगे, हैव और वर्ब का थर्ड फॉर्म यानी परफेक्ट लगाइएगा और सेंटेंस को सही कर दीजिएगा। आई होप क्लियर हुआ होगा। क्लियर है। चलिए अब आप क्या करेंगे, अब आप इसको बढ़िया तरीके से रिवाइज करेंगे। कल से कोशिश है शायद यूट्यूब की क्लास भी मैं शुरू कर पाऊं एक बार, और मेहनत करते रहिएगा, कंसिस्टेंट रहिएगा, और सबसे इंपॉर्टेंट रिवीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप एसबीआई की तैयारी कर रहे हैं तो मैं आपको 100% एश्योरेंस दे सकता हूं कि जब तक आपकी वैकेंसी आएगी, जब तक आपका एग्जाम आएगा, अगर आप अभी भी सीरियस होकर पढ़ लोगे ना, आप एग्जाम क्रैक मार दोगे। अगर आप अभी भी पढ़ना शुरू कर देते हो, ठीक है। बस दिक्कत तब आएगी जब आप अभी सीरियस नहीं हो, वैकेंसी का इंतजार करो, फिर सीरियस हो रहे हो, तब आपको जो है बहुत तगड़ा वाला इश्यू आएगा एग्जामिनेशन में। ये क्लियर होना चाहिए। चलिए मिलते हैं आपसे कल के क्लास में। कल सुबह एडिटोरियल में आ जाना, क्लास लगाऊंगा मैं। थैंक यू।